हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 21,391 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर 2023 को लिया गया था। 1 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में पेपर लिया गया था। पेपर लीक हो गया, जिसके कारण एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। तो देखिए, 1 अक्टूबर 2023 को बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसी प्रकार से मैं आपको शिफ्ट 1 का भी पेपर आपको डिस्कस करवा दूंगा। और देखिए, अभी जो एग्ज़ाम होगा इसी पैटर्न पर एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, तो इसी पैटर्न पर आपको अब तैयारी भी करना है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस भर्ती 2024 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और देखिए, ये जो एग्ज़ाम हुआ था 21,391 पोस्ट पर, उस समय हमारे चैनल के माध्यम से बेहतरीन तैयारी कराई गई थी, और ढेर सारे प्रश्न भी हमारे वीडियो से पूछे गए थे, डायरेक्टली पूछे गए थे। तो चैनल से जुड़ जाइए, तैयारी अब स्टार्ट किया जा रहा है फिर से। एक नई उमंग, नई जोश के साथ हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं अब आज का। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 1 अक्टूबर 2023 को लिया गया था, फ्रेंड्स उसके सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को हम लोग लगातार डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, इसी पैटर्न पर जो है अब बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लिया जाएगा, और हमारे चैनल के माध्यम से बेहतरीन तरीके से तैयारी उस समय कराई गई थी, और अब हम लोग फिर से नए जोश के साथ प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं आज से। चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अब हम लोग। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता जिसमें इसे रखा जाता है। आप प्रश्न को अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वेट द वॉल ऑफ द ग्लास वेसल्स इन विच इट इज़ केप्ट। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता जिसमें इसे रखा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर पारा हो जाएगा, यानी कि मरकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारा यानी कि मरकरी एक गैर गीला तरल यानी कि नॉन वेटिंग लिक्विड है, जिसका अर्थ है कि यह कांच या अन्य पदार्थों को गीला नहीं करता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पारे की सतह पृष्ठ तनाव बहुत अधिक होता है, जिसका अर्थ है कि पारे के अणु अन्य पदार्थों के अणुओं की तुलना में एक दूसरे के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, मरकरी यानी कि पारा। चलिए, उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिएगा कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। चलिए आंसर कमेंट करिए, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। देखिए, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है तो पदार्थ का तापमान बढ़ जाता है। पदार्थ का तापमान बढ़ जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा पदार्थ के अणुओं को तेजी से आगे बढ़ने के कारण बनती है, और अणु जितनी गति से गमन करती है उनकी गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के रूप में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा प्रश्न। देखिए, पढ़िएगा कि जब किसी बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, इसे समझाया जा सकता है। यहाँ पर आप अंग्रेजी में पढ़ लीजिए। अब पूरा ऑप्शन देखिएगा। पूरा ऑप्शन देखिए कि जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, इसे समझाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यह न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा, न्यूटन का पहला नियम जो है आपको पता है, न्यूटन का प्रथम नियम के कारण यह होता है, जिसको कि जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जब एक बस अचानक चलने लगती है तो यात्री विरामावस्था के जड़त्व के नियम या न्यूटन के जो प्रथम नियम है इसके कारण पीछे की ओर गिर जाते हैं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है। ये डायरेक्टली मेरे पढ़ाए गए प्रश्न से आ गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
मैथिली शरण गुप्त। सखी वे मुझसे कह करके जाती गीत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा से लिया गया है। किससे लिया गया है? यशोधरा से। यशोधरा काव्य सिद्धार्थ के गौतम और महात्मा बुद्ध बनने की यात्रा पर आधारित काव्य है। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही क्रम आपको यहाँ पर चुनना है। सही क्रम इसमें से आपको चुनना है। देखिए, सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है और प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों के द्वारा चुने जाते हैं। यह सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ से आसानी से ढूंढ पा रहे हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, यानी कि पहले स्थान पर तो तीसरा आ जाएगा। कहीं भी देखिए पहले स्थान पर तीसरा सिर्फ ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार से आप इसको पकड़ सकते हैं। फिर देखिए, सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं और सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है और प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये वाला क्रम यहाँ पर बिल्कुल राइट दिया गया है। चलिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए, तकनीकी किस प्रकार से लिखा जाता है? तो तकनीकी ये वाला जो लिखा गया है इस तरह से तकनीकी, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है तकनीकी। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिए, सही पर्यायवाची शब्द चुनना है। रमा का, रमा का पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो रमा का पर्यायवाची शब्द होता है कमला, पद्मा, हरिप्रिया, श्री, लक्ष्मी, इंदिरा, ये सब होता है। तो यहाँ पर देखिए इंदिरा आपका दिया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब हम लोग। यहाँ पर देखिए दामिनी, कामिनी दिया गया है। ठीक है ना। तो कामिनी का अर्थ होता है आपका स्त्री, नारी। ठीक है ना, ये सब आप जानते हैं। दामिनी का अर्थ होता है आपका चंचला, सौदामिनी, बिजली, तड़ित। ठीक है। चलो, उसके बाद देखिए समान अर्थी शब्द आपको बताना। वर्ज्य का, वर्ज्य का समान अर्थी शब्द बताना। तो वर्ज्य का समान अर्थी शब्द क्या होगा? निषिद्ध, निषिद्ध होगा, प्रतिषेधित होगा, बाधित होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये वाला निषिद्ध राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विपरीतार्थक शब्द बताना, यानी कि उत्कर्ष का विलोम शब्द आपको बताना है। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द जो होगा वो आपका अपकर्ष होगा। अपकर्ष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? एक शब्द बताना है आपको। सांझ और रात के बीच के समय को क्या बोला जाता है? तो फ्रेंड्स, संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या कहा जाता है? उसको गोधूली कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए गोधूली दिया गया है। क्लियर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि असंगत यानी कि बेमेल शब्द का चयन करना है। इसमें से बेमेल शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए रोष, कोप और अमर्ष। ठीक है ना, ये आपके क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं। ये सब क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन अशोक नहीं है, इसलिए अशोक जो है एक अलग शब्द है। ये तीनों आपके एक संगत शब्द में है, ये आपका असंगत है। चलिए, उसके बाद देखिएगा रिक्त स्थानों को पूरा करना है। यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, इस गुफा में गया, काल कवलित हो गया, काल कवलित हो गया। ठीक है। तो बताइए, देखिए जो इस गुफा में गया, यहाँ पर जो का इस्तेमाल होगा, जो का इस्तेमाल होगा। ठीक है ना। इस वाक्य में जो है रिक्त स्थान पर जो संबंधवाचक सर्वनाम है इसी का प्रयोग किया जाएगा। जो इस गुफा में गया, काल कवलित हो गया, यानी कि मतलब काल कवलित यानी कि मौत हो गई उसकी। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कि वाक्य के अशुद्ध भाग, यानी कि जहाँ पर भी त्रुटि है ना वहाँ पर आपको बताना है। पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। इसमें कौन सा शब्द जो है यहाँ पर, कौन सा सेंटेंस जो है कहाँ पर गलती दिया गया है? अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आप ऑप्शन डी पर टिक लगाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका बताइए, पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए नई साड़ी लाए। इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई भी त्रुटि नहीं होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कर लेंगे अब हम लोग। देखिए, अब यहाँ से अंग्रेजी का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है कि 2 यंग मैन, खाली स्थान दिया गया, द चेन फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड रन अवे। यहाँ पर होगा 2 यंग मैन पुल्ड द चैन, यानी कि चैन घींचा। ठीक है ना। तो यहाँ पर पुल्ड का इस्तेमाल होगा। देखिए यहाँ पर जो आपका स्क्वीज दिख रहा है इसका मतलब निचोड़ना होता है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, दबाना होता है। पुस्ट का मतलब धक्का देना होता है और टर्न का मतलब होता है मुड़ना, घूमना। तो ये सब तो होगा नहीं, यहाँ पर पुल्ड होगा।
ठीक है ना। पुल्ड का मतलब होगा आपका खींचना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज बीन गिवन indirect speech out of 4 alternatives suggested, select the one which best express the same sentence in indirect या direct speech. He said let Hari come with us, mother I will take care of him. बताइए राइट आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो होगा फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि ही इन्फॉर्म्ड हिज मदर टू लेट हरी कम विथ देम एज ही वुड टेक केयर ऑफ हिम, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ही इन्फॉर्म्ड टू लेट हरी कम विथ मदर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ही इन्फॉर्म्ड हिज मदर टू लेट हरी कम विथ देम एज ही वुड टेक केयर ऑफ हिम। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि इसमें से जो फैबुलस लिखा गया है, फैबुलस का सही स्पेलिंग किस में लिखा गया है। फैबुलस का सही स्पेलिंग किस में लिखा गया है। देखिए फैबुलस जो है इस तरह से लिखा जाता है FABULOUS, फैबुलस। फैबुलस का मतलब शानदार होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, यह एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फैबुलस लिखा कहाँ पर सही गया है, तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने लिखा ना यही वाला FABULOUS, ठीक है ना। चले उसके बाद देखिएगा कि फिल अप द ब्लैंक, यानी कि खाली स्थान है। कनिष्क वाज इनिशिएटेड, खाली स्थान है, बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। कनिष्क वाज इनिशिएटेड, ठीक है ना। बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। इनटू होगा यहाँ पर, ठीक है ना। कनिष्क वाज इनिशिएटेड इनटू बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड, ये जो अंडरलाइंड किया गया है, सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपको अगर सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं है, ये जो अंडरलाइन पार्ट है, तो वहाँ पर आप नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड पर टिक लगाइएगा, ठीक है। कह रहा है कि आई मस्ट रिप्लाइंग दिस लेटर इमीडिएटली। बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। अगर यहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो आप नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड पर टिक लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा कि आई मस्ट रिप्लाई टू दिस लेटर इमीडिएटली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। रिप्लाई टू दिस लेटर का प्रयोग यहाँ पर सबसे उपयुक्त होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड बिकॉज सी हैज़ बीन विथ द थ्रू थिक एंड थिन। अब थ्रू थिक एंड थिन ये आपका फ्रेज है, इडियम फ्रेज है। इसका मतलब क्या बताना है। तो अगर आप ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप इजीली आंसर बता पाइएगा। कह रहा है कि आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड, ठीक है। अपने दोस्त का यह हमेशा आभारी है, बिकॉज क्योंकि सी हैज़ बीन विथ मी, सी हैज़ बीन विथ मी, वे हमेशा मेरे साथ सुख और दुख में साथ रहा है, ठीक है ना। तो सुख और दुख में होगा थ्रू थिक एंड थिन, या इडियम है। तो राइट आंसर हो जाएगा इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, अच्छे दिन और बुरे दिन में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फ्रेम ए क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग है यहाँ पर आंसर, ठीक है। ही हैज़ गॉन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कज़न। बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इरेक्ट दिया गया है, इरेक्ट का आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि समान अर्थी शब्द बताना है। इरेक्ट का मतलब होता है क्या, सीधा करना, ठीक है ना, सीधा करना होता है। और इसका जो यहाँ पर आपका सिनोनिम बताना है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर रेज, ठीक है। रेज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। रेज का मतलब भी होता है ऊपर उठाना, खड़ा करना, सीधा करना, ठीक है ना। और इरेक्ट का भी वही मतलब होता है। चलिए देखिए अब यहाँ पर अंग्रेजी में पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया आर डिपेंडेंट अपॉन, ठीक है ना। डिपेंडेंट यहाँ पर अब हिंदी में है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है।
तो फ्रेंड्स यह आपके संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और प्रथाओं पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, संवाद के लिए यांत्रिक पर, इन सब पर यह निर्भर करता है। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका, 1 2 3 और 4, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हो उपरोक्त सभी दिया गया है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश के द्वारा दी गई थी। सार्वभौम यानी कि द कंसेप्ट ऑफ सोवरेन पार्लियामेंट वाज गिवन बाय विच कंट्री। तो फ्रेंड्स ये इंग्लैंड के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक संप्रभु संसद की अवधारणा, ठीक है ना, एक संप्रभु संसद की अवधारणा का प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया है। क्लियर। संसदीय संप्रभुता की अवधारणा को भारत सहित कई अन्य देशों के द्वारा अपनाया भी गया है, और संसदीय जो आपकी प्रणाली है इसको भी ब्रिटेन के संसद से लिया गया है, संविधान से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। ये प्रश्न बड़ा ही बिहार पुलिस में पूछा जाता है। तो आप सभी को पता है 24 तिलियां होती हैं। ठीक है ना। कितने तिलियां होती हैं? तो 24 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कि फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या होता है। अच्छा, फ्रेटर्निटी का मतलब अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो बंधुत्व होता है, और बंधुत्व एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ भाईचारे या घनिष्ठ मित्रता की भावना है। तो यहाँ देखिए भाईचारे की भावना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अंतर्गत आते हैं। बताइए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये भी प्रश्न मैंने कराया हुआ था। ये आपके अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। यानी कि अवशिष्ट सूची करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह आर्टिकल जो है यह कौन सा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो आपको पता है कि 36 से लेकर के 51 तक में है। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नागरिकों के लिए सार्वभौम नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास इसी के माध्यम से किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान के भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में, और इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड ने इसको कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया है, और भारत ने आयरलैंड से लिया है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं किसके? तो ये सभी सदस्य जो होते हैं ये होते हैं आपके एनडीसी के, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, राष्ट्रीय विकास परिषद के। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन भारत सरकार के द्वारा 1952 में किया गया था, इससे भी आप ध्यान रखेंगे, और यह एक सलाहकारी संस्था है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? जरा उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए। अभी कौन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इनका कार्यकाल जो होता है फ्रेंड्स यह 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष का होता है। आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 में इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। चलिए कौन सा इसमें से सही दिया गया है? अंग्रेजी वाले अंग्रेजी पढ़ लेंगे, चाहते हैं हम लोग हिंदी पर। भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है। बिल्कुल सही है, 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है। एक नगर पालिका यानी कि नगर परिषद, दूसरा नगर पंचायत यानी कि नगर समिति, और तीसरा नगर निगम। तो ये आपका करेक्ट है। भारत में कैग की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अभी मैंने बताया था आर्टिकल 148 में इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ये गलत है। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में भाषाओं से संबंधित, जी नहीं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो ये भी गलत हो गया। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है, ये सही दिया गया है। तो सही आपका पहला और चौथा, तो पहला और चौथा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? अंग्रेजी में भी आप देख सकते हैं,
अकबर ने दीन इलाही की स्थापना 1582 में किया था। इसे भी आप साथ साथ याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, दीन इलाही को एक धर्म कहा था अबुल फजल ने। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। देखिए, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन सा, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक जो था यह आपका सिराजुद्दौला था, नवाब सिराजुद्दौला। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, बंगाल का अगर आपसे पूछा जाए कि पहले नवाब कौन थे, तो मुर्शीद कुली खान थे। और बंगाल के अंतिम नवाब कौन थे, तो मंसूर अली खान थे। ठीक है ना, मंसूर अली खान अंतिम नवाब थे ये। क्लियर, इसे भी आप याद रखेंगे। और अंतिम में स्वतंत्र पूछा गया है, तो स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा जो है कब किया गया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा 1971 में किया गया था, 1971 में किया गया था। ठीक है ना, 1971 से पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, याद रखिएगा 26 मार्च 1971 को बांग्लादेशी स्वतंत्रता आंदोलन के नेता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा किया था। ठीक है, चले उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। अफीम युद्ध दो चरण में हुआ था। पहला अफीम युद्ध हुआ था 1839 से लेकर के 1842 तक। फिर दूसरा अफीम युद्ध हुआ था 1856 से लेकर के 1860 तक। और ये अफीम युद्ध जो हुआ था ये चीन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। ठीक है ना, चाइना और इंग्लैंड के बीच में अफीम युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग किसकी पूजा करते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, उस समय के जो वहाँ के निवासी थे ये कई प्रकार की देवताओं की पूजा करते थे, जिनमें पशुओं के देवता जो पशुपति थे ये भी शामिल थे। तो यहाँ पर ऑप्शन में पशुपति दिया गया है, पशुपति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये अन्य देवताओं की भी पूजा करते थे जिनकी पहचान की गई है। मातृ देवी की पूजा करते थे, एक सिंह वाले देवता की पूजा करते थे, अग्नि देवता की भी ये पूजा करते थे। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संतों में कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे। महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय इनमें से कौन थे। तो फ्रेंड्स, ये एकनाथ थे। एकनाथ थे, महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे। और वह एक कवि, दार्शनिक और धार्मिक सुधारक थे। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए 79, ठीक है ना, 79वीं ईस्वी में पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पोई शहर को राख में दफन कर दिया था। कौन सा ज्वालामुखी है जो पोम्पोई शहर को राख में दफन कर दिया था। तो फ्रेंड्स, ये माउंट विसुवियस ज्वालामुखी है। ठीक है ना, माउंट विसुवियस, याद रखिएगा माउंट विसुवियस। इसी तरह का प्रश्न जो है पूछा जाता है बिहार पुलिस में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। घड़ियालों का प्रजनन स्थल जो है यह आपका गंडक नदी है। गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है, इसे आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और यह भारत में जो है उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य से होकर के बहती है और सीमा का भी निर्धारण करती है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में। ये सब तो आप जानते भी हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। एनटीपीसी बरौनी था, यह एनटीपीसी बरौनी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, ये भी उस समय का करंट का ही क्वेश्चन है, 2023 का। बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसमें से सुभद्रा देवी को किया गया था। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। देखिए, यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है, बताइए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरा झंडा दिखाया था। तो ऑप्शन यहाँ पर मेरे हिसाब से ए और बी दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा कि मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपी अनुपात क्या है। तो यहाँ पर देखिए 3.9 होगा, उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है। गरीबी का कारण भारत में कौन सा इसमें से। तो कम पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचे की कमी, जनसंख्या का दबाव, ये सभी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। चलिए, अगला प्रश्न है कि शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है।
ठीक है ना, भोजन का यह भंडारण करती है। और इसमें भोजन कहाँ बनता है? देखिए भोजन का भंडारण तो ये करती है जड़ में, लेकिन भोजन कहाँ बनता है? तो भोजन तो बनेगा पत्ती में ही। सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग जड़ पर लगा दीजिएगा। पत्तियां राइट आंसर होगा, भंडारण जड़ में होगा लेकिन भोजन बनता है कहाँ पर? तो पत्तियां। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रंग का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? रंग का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गार्ड सेल्स का है, यानी कि रक्षक कोशिकाओं का है। ठीक है ना, गार्ड सेल का राइट आंसर यहाँ पर गार्ड सेल होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर स्टोमेटा भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए स्टोमेटा जो होता है ना, स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पौधे और पर्यावरण के बीच में गैसों के आदान प्रदान की अनुमति देते हैं। देखिए गन्ने का जो लाल सड़न यानी कि रेड रॉट बीमारी जो है यह किसके कारण होती है? गन्ने में जो लाल सड़न है, रेड रॉट बीमारी है, यह किसके कारण होती है? तो फ्रेंड्स यह होती है एक कवक के द्वारा। इस कवक का नाम क्या है? कोलेटोट्राइकस फाल्केटम। कोलेटोट्राइकस फाल्केटम के द्वारा होती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज जो टर्म था गिवन बाय। तो फ्रेंड्स यह किसके द्वारा दिया गया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यह शब्द दिया गया था आपका किसके द्वारा? तो ये दिया गया था JQ प्लोवो का, ऑप्शन नंबर JQ यानी कि जेनेट क्यू प्लोवो के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। देखिए कृषि बीमा योजनाओं में शामिल हैं, कृषि बीमा योजनाओं में शामिल हैं। थोड़ा सा और जूम करता हूं ताकि आपको और भी अच्छा से दिखाई दे। कृषि बीमा योजनाओं में शामिल है यानी कि एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम इंक्लूड। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, यहाँ पर ए और बी दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि ट्रिपल बॉटम लाइन की लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ट्रिपल बॉटम लाइन, ठीक है ना, ट्रिपल बॉटम लाइन TBL किसी कंपनी के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभाव के संदर्भ में उसके प्रदर्शन को मापने के लिए एक रूपरेखा है। इसमें 3P है। ठीक है ना, एक P से आपका पीपल हो जाएगा, दूसरा से प्लानेट हो जाएगा और तीसरा से प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर सामाजिक पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ यह कॉरपोरेट घराने को धन लाभ कराता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर होगा? तो ये आपका बेंगलुरु में होगा। बेंगलुरु राइट आंसर इसका हो जाएगा, बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और 5 आसियान देश कंबोडिया, लाओस, PDR, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, ये 5 देश हैं। ठीक है ना, मिलकर के बनाते हैं। भारत के साथ ये 5 जो है आपके आसियान कंट्रीज हैं जो कि बनाते हैं आपके। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए? तो फ्रेंड्स ये बनाते हैं आपका मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन MGC। ठीक है ना, मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, मेकोंग गंगा सहयोग। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो है नहीं है, नॉट ए डायरेक्ट टैक्स। तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भुगतान करदाता सीधे सरकार को करता है और इसमें करदाता की आय और संपत्ति पर लगाया जाता है इन्हें। बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है ना, बिक्री कर जो है, बिक्री कर यह एक यानी कि सेल्स टैक्स जो है ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है ना, GST भी एक इनडायरेक्ट टैक्स ही है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार डेयरी सहकारी समितियों को ऋण के ब्याज में 2% राहत देगी और फुट एंड माउथ डिजीज जो है आपका, और यहाँ पर देखिए ब्रुसिलोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं को 100% टीकाकरण किया जाएगा और 15,000 करोड़ रुपया पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो है सही दिया गया है, इसीलिए 1, 2 और 3 राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब। देखिए अगला प्रश्न है कि UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम तैयार करता है। UNDP क्या तैयार करता है?
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हिंदी में बोलेंगे, और अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह तैयार करता है मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह UNDP के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि देखिए, नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन यहाँ पर सत्य या असत्य है, बताइए। सही आंसर यहाँ पर आपको चुन करके बताना है। देखिए, रणनीति क्षेत्र में शामिल है, बताइए करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रणनीति क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं प्रतिरक्षा, परिवहन एवं दूरसंचार, पावर, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं, ये सब शामिल हैं। और सिर्फ एक सरकारी कंपनी को रखा जाएगा, अवशिष्ट को विलीन, निजीकरण यानी कि बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों यहाँ पर आपके सत्य दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं। आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं, सही है। और देखिए, क्यूप्रोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। और सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों यहाँ पर आपके सही दिए गए हैं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रश्न में वह अक्षर श्रृंखला ज्ञात कीजिए जो दिए गए नियम का पालन करती है। श्रृंखला के आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 के गुणज हैं। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रीजनिंग का प्रश्न है और मैं इसका आंसर आपको बताते चलता हूँ। ठीक है ना, रीजनिंग और मैथ का मैं आपको आंसर बताते चलूँगा। इस आकृति में आपको पूछा गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, 9 के स्क्वायर 81 होगा, 81 के स्क्वायर आपका ये आपका इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, सेटिंग अरेंजमेंट का है। कह रहा है कि JH, QS, XL और I एक सीधी पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, मान लीजिए फ्रेंड्स, यह आपका यहाँ पर देखिए, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। तो ये दक्षिण दिशा की तरफ इधर से मुँह करके सब लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि उपरोक्त क्रम में ही हो, यानी कि इसी क्रम में हो। अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है। ठीक है, कह रहा है ये नॉर्थ है, ये साउथ है। कह रहा है कि J और Q के बीच में, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर अगर J है और यहाँ पर अगर आपने Q माना, तो कह रहा है कि J और Q के बीच में जो है, यहाँ पर देखिए 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। मान लीजिए यहाँ कोई 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि X जो है या J और S के बीच में बैठा हुआ है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये आपका यहाँ पर X होगा और ये बैठा हुआ है किसके बीच में, ये बैठा हुआ है आपका S के बीच में। ठीक है, अब कह रहा है कि H के दाईं ओर दूसरा स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, ये X जो है आपके H के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। इधर साउथ में मुँह करके बैठे हुए हैं, तो दाहिने ओर तो यही X आएगा ना। अब कह रहा है कि LQ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। LQ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी कि L हो गया और बच गया अब I। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको आप आसानी से बता सकते हैं कि J के बाईं ओर कौन बैठा हुआ तीसरे स्थान पर। तो ये J है, इसके बाईं ओर तीसरा स्थान पर H बैठा हुआ है। मेरे हिसाब से देख सकते हैं कौन बैठा हुआ है। हाँ, बाईं ओर कौन सा स्थान पर पूछ रहा है, तीसरे स्थान पर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि J के बाईं ओर तीसरा स्थान पर बैठा हुआ है। J के, ये आपका J है बाईं ओर तीसरा स्थान पर। ठीक है, राइट आंसर इसका आपका आसानी से आप ढूंढ लेंगे। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि इसमें इंटरचेंज द करेक्ट द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें से देख रहा है कि किसको इंटरचेंज करेंगे हम, सही करने के लिए कौन सी 2 संख्याओं को आपस में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए, आप 32 और 16 को बदल दीजिए। तो यहाँ पर आपका 32 की जगह पर 16 आ जाएगा और यहाँ पर ये आपका 32 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर भी 31 आ जाएगा और राइट हैंड साइड में तो 31 है ही। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 16 और 32 को यहाँ पर आप चेंज करेंगे। ठीक है, करके आप देख लीजिए एक बार। देखिए, ये भी सिंपल सा आकृति है। पूछ रहा है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इस तरह से आकृति है, तो इधर कैसा आकृति आएगा, इस तरह से वाली आकृति आएगा।
इस वाली, तो यहाँ पर देखिए ये वाली आकृति आएगा। चलिए अगला प्रश्न करें। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि ये डायग्राम दिया गया है और कह रहा है कि बिंदु ए पर किसी मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण जो है ये 60 डिग्री है, और बिंदु जो है वह मीनार के आधार से 80 मीटर दूर भी है, यहाँ पर दिखा भी दिया गया है। मीनार की आपसे ये हाइट पूछा गया है, एच पूछा जा रहा है, जो यहाँ पर दिया गया है। अब आपको पता है कि थीटा वाला जो साइड होता है सामने वाला, वो आपका पी होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपका बेस हो गया, ठीक है ना, तो एच आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर देखिए tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan का पी पी पी, ठीक है ना। हम एक फॉर्मूला से याद किए हुए थे, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। तो ये tan थीटा यानी कि p बाई बी, यानी कि p कितना है, p है आपका AC यानी कि 80, और b कितना है बेस BC यानी कि यही h आपको निकालना है, ठीक है। tan 60 का मान होता है आपका √3 और 80/h यानी कि h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80√3 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, 80√3 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 80/√3, ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर ये आपको मान निकालना है और कह रहा है कि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 दिया गया है। तो आप तो एक इस तरह से निकाल सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से अब बाकी चीज़ निकालेंगे। उससे अच्छा है आप करेंगे क्या, तो मैं बताता हूँ। आप इसमें से क्या करिए, ये वाला जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, इसमें से आप कॉस को कॉमन लीजिए, कॉस थीटा को, ठीक है ना। आप क्या करिए, कॉस थीटा को कॉमन लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 4 sin थीटा बटा आप कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 4 sin थीटा ऊपर बच जाएगा। फिर ऊपर में आपको -1 होगा, यानी कि 4 sin थीटा बटा कॉस थीटा -1, ठीक है ना, बटा फिर उसी प्रकार से देखिए 4 sin थीटा बटा कॉस थीटा +1, और 4 sin थीटा का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं, 4 sin थीटा और बटा कॉस थीटा, तो 4 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये आपका sin थीटा और नीचे कॉस थीटा था, तो ये कितना बन जाएगा, 4 tan थीटा बन जाएगा। तो एक 4 tan थीटा -1 हो जाएगा और एक 4 tan थीटा +1 हो जाएगा। तो 4 tan थीटा का मान यहाँ पर दे रखा है 3 होगा, तो 3 - 1 और 3 + 1 होगा, तो 3 - 1 2 हो जाएगा और 3 + 1 4 हो जाएगा, यानी कि 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई की योग का 15 गुना है। यदि उस मैदान की लंबाई 40 मीटर है तो मैदान की चौड़ाई क्या होगी। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। इसका मैं राइट आंसर आपको बताता हूँ, 24 मीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होगा आपका, यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई 40 दे रखा है तो 40 × x होगा, चौड़ाई को x मान लीजिए। और कह रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई की योग का 15 गुना है, तो आपका यहाँ पर 15 गुना है, 40 × x का यह 15 गुना है, ठीक है, 40 + x का, तो और इधर 40 × x हो जाएगा। x का वैल्यू आपको निकाल लेना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न हम लोग करेंगे। देखिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यहाँ पर देखिए त्रिज्या R1 और R2 वाले 2 वृत्त हैं, वृत्तों के क्षेत्रफल का योग R1 वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो क्या होगा। तो यहाँ पर होगा क्या, ये आपका हो जाएगा R² इक्वल टू हो जाएगा ये आपका R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। कहाँ पर दिया गया है, देखिए ऑप्शन बी में यहाँ पर आपका दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। देखिए कह रहा है कि 5 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष है, 5 लड़कों का, ठीक है ना, यानी कि 16 × 5 = 80 हो गया, जिनमें से 4 लड़कों का औसत 64 वर्ष 16 वर्ष 3 महीने है, ठीक है, 4 लड़कों का। तो यहाँ पर आपका 16 × 4 = 64 हो जाएगा और 4 × 3 = 12, यानी कि 65 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 5वें लड़के का उम्र आपसे पूछा गया है, तो 80 - आप 65 कर देंगे तो 5वें लड़के का उम्र 15 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। करें कि मिश्रण में इतना ml दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। दूध और पानी का एक नया मिश्रण का अनुपात 7:3 प्राप्त करने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा, ठीक है, कितना पानी और आपको यहाँ पर मिलाना होगा। 729 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 567 ml हो जाएगा। 729 में से ये 567 ml घटाएंगे, 162 ml आ जाएगा, ठीक है ना। अब 567 और 162 में जितना ml निकालना है x जोड़ देंगे और बटा 7 यहाँ पर बराबर 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा, 81 ml राइट आंसर निकल के आएगा। चलिए मैं आंसर मैथ का बता देता हूँ फटाफट। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा, और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका 69 का
फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना, समानांतर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, शेष भाग सफ़ेद है, ठीक है। यदि शेष भाग नीला है और इस नीले भाग की लंबाई दे रहा है इतना, तो पेंसिल की लंबाई आपको बतानी है। ये सारे के सारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए पेंसिल की लंबाई x सेंटीमीटर है और कह रहा है x में से कितना भाग जो है x/8 भाग जो है काला है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें से आधा भाग सफ़ेद है और 3.1/2 भाग जो है इसमें से नीला है। x हटा दीजिए, अब इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। यहीं x निकाल लेना है तो 8 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए मूल्यांकन करना है, इसका करेक्ट आंसर 8/3 आ जाएगा, ठीक है, 8/3। देखिए किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं, यानी कि विच फाइलम हैव ज्वाइंट लेग्स। तो फ्रेंड्स ये ऑर्थोप्रोडा में होता है, जिसमें केकड़ा वगैरह आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है, वैक्सीनिया। तो ये कहा जाता है किसको, काउपॉक्स को कहा जाता है, काउपॉक्स को कहा जाता है, ठीक है ना, काउपॉक्स राइट आंसर हो जाएगा। काउपॉक्स एक वायरल संक्रमण बीमारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस रूप में जाना जाता है। तो इसको किस रूप में जाना जाता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो इसको फाइलोगेनी कहा जाता है, जातिवृत्त कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, तो ये दिखाते हैं आपके कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि अभिसारी विकास, ठीक है ना, अभिसारी विकास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं, वैसिली बैक्टीरिया आर विच आर। तो फ्रेंड्स ये रॉड शेप्ड होते हैं, छड़ के आकार के होते हैं। किस आकार के होते हैं, तो ये आपके छड़ के आकार के होते हैं। चलिए देखिए खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी हैं। खाने योग्य समुद्री मछलियाँ इसमें से हिल्सा है, पोम्फ्रेट है और मैक्रेल है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर रोहू कतला ये आपके समुद्री नहीं है, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसमें से। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल। तो इसमें से हार्डेस्ट आपका टंगस्टन होगा, ठीक है ना, टंगस्टन होगा, बल्ब का फिलामेंट होता है इसी का बना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है, पारद के साथ मिश्रण कौन सी धातु नहीं बनाती हैं। तो इसमें से देखिए पारद के साथ जो मिश्रण नहीं बनाती हैं वो आपका यहाँ पर लोहा होगा, लोहा यहाँ पर मिश्रण नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को क्या कहा जाता है, बताइए उसको क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, इसको बियर कहा जाता है, इसको बियर कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ है और उसका आधा जीवन 4 महीने का होता है, पदार्थ की 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 8 महीने में, 8 महीने में हो जाएगा, ठीक है ना, 8 महीने में ये नष्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वाला प्रश्न देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, इसका कारण क्या है। जब आप इनो को पानी में डालते हैं, आपने पिया भी होगा, तो बुलबुला बनता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है इसी के कारण, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम के रूप में उत्पादित किया गया था। सबसे पहले कृत्रिम के रूप में उत्पादित किया गया था, ये टेक्नीशियम है। यहाँ पर देखिएगा टेक्नीशियम दिया गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टेक्नीशियम पहला तत्व था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है, तो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में, यानी कि अश्रु गैस के रूप में, हिंदी में अश्रु बोलेंगे, के रूप में किया जाता है। तो इसमें से क्लोरीन का इस्तेमाल टीयर गैस के रूप में किया जाता है, ठीक है ना, टीयर गैस के रूप में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए बर्तनों पर नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाने वाला जो पॉलीमर है, तो नॉन स्टिकी में आपका टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। टेफ्लॉन न चिपकने वाले जो बर्तन होते हैं उनके सतह पर किया जाता है इस्तेमाल, नॉन स्टिकी बर्तन में आपने देखा होगा, ठीक है ना। टेफ्लॉन जो है यह पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन का बहुलक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न करिए। चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जहाज के निर्माण से संबंधित है। तो जहाज के निर्माण से इसमें से जो संबंधित शहर है ना, इसमें से आपका एंटवर्प है, ट्राइस्टे है और यहाँ पर देखेंगे आप हैम्बर्ग है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा राइट आंसर होगा, पहला, दूसरा और चौथा राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए मिन्स्क जो है, मिन्स्क
मिन्स्क जो है फ्रेंड्स ये बेलारूस की राजधानी है और ये जहाज निर्माण से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली नदी वादियों की भूमि के रूप में कहा जाना जाता है। लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में, ठीक है। तो ये जाना जाता है आपको असम को, किसको, असम को जाना जाता है। यहाँ पर असम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्कटिक में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक है। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा आर्कटिक में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री था और वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस और परागमन शिविर के रूप में किया जाता है। वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष में आबाद रहता है। ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है, तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। देखिए कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित हैं। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर स्थित है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये स्थित है आपके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट, द नॉर्थ एंड साउथ पोल के नज़दीक में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखिए अब रेलवे जोन दिया गया है और उनका हेडक्वार्टर दिया गया है, मिलान करना है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए पश्चिम मध्य की बात करते हैं तो पश्चिम मध्य का आपका जबलपुर हो जाएगा, ठीक है, जबलपुर। दक्षिण पूर्व मध्य का बिलासपुर होगा, ठीक है। पूर्व मध्य का बार बार पूछा जाता है हाजीपुर होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। और उत्तर पूर्वी का आपका गोरखपुर हो जाएगा, ठीक है। इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा, बी। चलिए उसके बाद देखिए 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला, संचालित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है फ्रेंड्स यहाँ दीव है। कौन सा है, दीव है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, हम लोग हिंदी पर आते हैं। देखिए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, यहाँ से आपको चुनकर के आंसर बताने हैं। देखिए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी और शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु से घिरा हुआ है। बिल्कुल ये करेक्ट दिया गया है। और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं और ये 4 छोटे असंबद्ध जिले जो हैं ये पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम है। तो ये भी आपका सही दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका 1 और 2 दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल कौन सा है। इसमें से वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल जो है अनाज कृषि का, ठीक है ना। तो यहाँ पर गेहूँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, तो यहाँ पर आपका गेहूँ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए परावर्तन के नियम सत्य हैं, यानी कि द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू। परावर्तन के 2 नियम हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये जितने भी आपके दर्पण हैं, परावर्तक सतह हैं, ये सबके लिए सही है, यानी कि सभी परावर्तक सतह के लिए, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज ए बेटर कंडक्टर, यानी कि कौन सा इसमें से बेहतर कंडक्टर है। तो इसमें से बेहतर कंडक्टर जो है फ्रेंड्स ये नाइक्रोम है, ठीक है। नाइक्रोम इनकी तुलना में बेटर कंडक्टर है। चलिए खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि जो होती है ये किस प्रकार की होती है, तो ये आभासी और आवर्धित होती है, यानी कि वर्चुअल और मैग्नीफाइड होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता जो है ये मापी जाती है आयाम के रूप में। यहाँ पर देखिए आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है ना। ध्वनि की तीव्रता आयाम के रूप में मापी जाती है, ठीक है। आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही तेज होगी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करता है। फोटोस्टेट मशीन जो है यह किस तकनीक पर कार्य करता है, तो यह इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग पर, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण की तकनीक पर यह काम करता है। उसके बाद देखिए खगोलीय इकाई औसत दूरी है। एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है, यह पृथ्वी और सूर्य के बीच का, द अर्थ एंड द सन के बीच में। फ्रेंड्स पूरा 100 क्वेश्चन शिफ्ट 2 1 अक्टूबर 2023 बिहार पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कराया हुआ है और फर्स्ट शिफ्ट का भी मैं इसी प्रकार से आपको करवा दूंगा। लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिए।